हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। लगभग हम लोग 23 प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके फाइनल एग्जाम में रूबरू जो है ना यही सब क्वेश्चन एकदम देखने को मिलेगा। ठीक है, पूरा एकदम इंपॉर्टेंट है और यह जो क्वेश्चन है गैस का क्वेश्चन है। ठीक है, गैस पेपर का यह क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा कंटिन्यू देखें एंड इसको आप लोग हो सके तो याद ही कर दें, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ पूरा का पूरा VVI है और यह 2023 में देने वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्लास 10th के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट प्रश्न को। फर्स्ट प्रश्न है, नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? तो देखिए आंसर एकदम सिंपल है, आसान शब्दों में। ऐसे नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप दो छोटे छोटे नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तथा एक अस्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही संलयन क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे ही नाभिकीय संलयन कहा जाता है। तो देखिए बहुत सिंपल है, एक बार और समझिएगा। ऐसे नाभिकीय, ठीक है, ऐसे नाभिकीय जिसमें क्या होता है, जिसमें दो छोटे छोटे नाभिक परस्पर क्या करते हैं, दो छोटे छोटे नाभिक होते हैं, दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, तो दोनों मिल करके एक भारी बनाएंगे और साथ में भारी कुछ बना देंगे, कोई एक वस्तु, एंड एक अस्थाई स्थान को क्या घेर लेंगे, निर्माण करेंगे, यानी कि एक अस्थाई स्थान इस प्रकार से निर्माण करेंगे। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, और आप लोग याद कर ले, अगर आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे, पूरा VVI है, पूरा पेपर में एकदम देखने को मिलेगा। पूरा देखिए क्वेश्चन 2 नंबर आने वाला है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके रासायनिक समीकरण व्यक्त करें। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, उसके बाद आपको बताना है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है इसका। ठीक है, तो देखिए आंसर बहुत सिंपल सा होगा, बहुत ईजी से हम लोग देखेंगे। हरे पौधे कार्बन, ठीक है, हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, साथ में जल एंड क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करती है। यहाँ तक आप लोग समझ गए तो पूरा एकदम सिंपल है। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको समझना है, पूरा याद ही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम बहुत नज़दीक है तो तैयारी करना जरूरी है। यहाँ से यहाँ तक देखिए समझिएगा। देखिए अब हरे पेड़ पौधे जो होते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है एंड जल तथा क्लोरोफिल का निर्माण करती है। इसी तीनों के द्वारा क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल एंड क्लोरोफिल के द्वारा ये सूर्य जो है ना प्रकाश का क्या करती है, उपस्थिति करती है, जिसमें उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करती है। तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो बहुत सिंपल सा था, आपने यहाँ तक समझ लिया। अब हमको एक रासायनिक समीकरण दिखाना है, तो रासायनिक समीकरण यहाँ पे हम लोग दे देंगे बहुत सिंपल से, उदाहरण के तौर पे। तो होगा CO2 प्लस H2O, ये जब रिएक्शन होगा तो ये रिएक्शन बनकर क्या आएगा, C6H12O6 प्लस O2, तो ये रिएक्शन बनकर आएगा। बहुत सिंपल है। आप लोग देखिए, अगर एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए ना, दोनों ये 2 क्वेश्चन हो जाता है, ये उदाहरण के लिए इतना पूछा गया। अगर आप लोग इतना भी लिख देते हो ना तो आपको 2 नंबर कोई नहीं काटेगा, पूरा दे देगा। ठीक है, तो आप लोग याद करते चलिए इसी प्रकार से और स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन तो और VVI होता है। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी को तैयार करने के लिए कौन कौन सी मापदंड, ठीक है, मापदंड अपनाया? मेंडर, अपने मटर के पौधे पर मेंडर ने क्या किया था, आविष्कार किया था, एक पौधे का जांच किया था, तो ये पता है। तो मेंडर का जो आवर्त सारणी है उसको तैयार करने के लिए उन्होंने कौन कौन सी मापदंड अपनाया, क्या क्या उसने जरूरत किया था? तो देखिए आंसर बहुत सिंपल सा होगा, आंसर यहाँ से होगा, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी को तैयार करने के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाए थे। तो क्या क्या अपनाए थे? तो फर्स्ट देखिए होगा, फर्स्ट अपनाए थे तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया था। तत्वों को क्या क्या, परमाणु के द्रव्यमान में बढ़ते हुए क्रम में सजाया। एंड सेकेंड होगा, समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक समूह में रखने का प्रयास किया। समान जो गुणधर्म था, यानी कि x कहें तो समान है, तो इन दोनों को एक गुणधर्म में क्या किया, एक तत्व में सामूहिक में रखने का प्रयास किया था। ठीक है, तो 2 नंबर हो गया। अब देखिए तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है तत्वों को हाइड्रो, ठीक है ना, हाइड्रो एवं ऑक्सी, ठीक है, ऑक्साइडो के अनुसूत्र को मूलभूत गुणवत्त, ठीक है ना, गुणधर्म मानकर तत्वों का वर्गीकरण किया। कैसे किया? तो देखिए हाइड्रो तत्वों को क्या किया, हाइड्रो एंड क्या है, हाइड्रो और ऑक्साइडो
के जो अनुसूत्र था उसको क्या क्या मूलभूत मानकर, उनका जो मूलभूत गुणधर्म था उसको मानकर उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया। तो बहुत सिंपल सा था। अगर आप लोग चाहें इसका पूरा फोटो लेना तो आप लोग ले सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और पेपर में ये सब एकदम आएगा निश्चित रूप से, 2023 में निश्चित रूप से आएगा। तो पूरा देखते चले, याद करते चले हमारे साथ। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। इसी प्रकार से हमारे चैनल पे क्लास होगा और आपको नोट्स भी दे दिया जाएगा ग्रुप में। अगर आप लोग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लास खत्म होने के आपके बाद जस्ट बाद, मतलब जस्ट नहीं 1-2 घंटा बाद या सुबह तक में आपको मिल ही जाएगा। तो लगभग 6-15 में हमारा क्लास पर डे होता है। अगर आप लोग फर्स्ट दिन आए हो क्लास में तो चैनल को सब्सक्राइब करके जितना हो सके आपका जितना भी पढ़ना है उनमें बता दो, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है। तो हमारा टारगेट है, आपको बता दें, 450 नंबर लाना बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इतना मेरा टारगेट है, लेकिन आप लोग 400 तक भी लाते हो या 350 भी लाते हो तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन हम टारगेट लेकर चल रहे हैं इतना का। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा। आप लोग एक और काम करते चले, वीडियो को ज़रा से ज़रा लाइक करते चले, ठीक है। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके पेपर में रहने वाला है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है तथा कैसे। आयोडीन की कमी से आपको पता है घेंगा रोग होता है, आपको पता है ना, होता है आयोडीन की कमी से, लेकिन कैसे होता है ये बताना है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। देखिए आंसर देखिएगा, याद करते चलिएगा, मेरे साथ सुनिएगा ध्यानपूर्वक। आयोडीन की कमी के कारण घेंगा नामक रोग होता है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो एक और रोग होता है थायरोक्सिन नामक हार्मोन जो है ना, ये भी होता है, लेकिन उचित मात्रा में स्रावित नहीं हो पाता है। देखिए आयोडीन की कमी के कारण जो घेंगा रोग है ये पूरे तरीके से हो जाता है, लेकिन ये जो और आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन नामक जो हार्मोन होता है ना, यह क्या होता है, उचित मात्रा में स्रावित हो जाता है, जिससे क्या होता है, थायराइड ग्रंथि का आकार काफी बढ़ जाता है। बहुत सिंपल है। देखिए आपको पता है कि आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है, और किसके कारण, ये जो ना आयोडीन के कमी के कारण थायरोक्सिन नामक हार्मोन क्या होता है, उचित मात्रा में गले में क्या होता है, कंठ में स्रावित नहीं हो पाता है, जिससे थायरॉक्साइड, ठीक है, थायराइड ग्रंथि जो है ना उसका आकार काफी बढ़ जाता है, यानी गले का आकार बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप गले में सूजन बढ़ जाता है। आपने देखा होगा पुराने जमाने के जो व्यक्ति होंगे, बूढ़ी अम्मा होगी या फिर दादा होंगे, तो उनका आप लोग देखेंगे किसी किसी का गला जो है ना कुछ इस प्रकार से बढ़ा हुआ रहता है। तो यही है, सूजन बढ़ जाने के कारण होता है। तो यहाँ तक समझ आ गया। एंड छोटा सा और आगे है, इसी में क्वेश्चन आंसर हो जाता है। उसके बाद है, शरीर की ऐसी स्थिति को घेंगा रोग से जाना जाता है। तो आप लोगों ने किसी व्यक्ति को, अगर आप लोगों ने इस प्रकार से देखा होगा, ये व्यक्ति है, मान लिया जाए ये व्यक्ति है, थोड़ी गुस्से में हम बना दिए, गुस्सा मत मानना। और ये देखिए गला इस प्रकार से अगर घेंगा निकला हुआ है ना नीचे की ओर, तो समझ जाना उनको घेंगा रोग हुआ है, ठीक है। तो क्लियर हो गया आप लोगों का। आप लोग जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लें एंड कमेंट में जरूर बताते चले 4 नंबर क्वेश्चन क्लियर है या फिर नहीं। तो 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत भिबिया है लेकिन छोटा है। देखिए मेंडलीव के आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर लिखें। अंतर लिखना है किसमें किसमें, तो पहला लिखना है आवर्त सारणी में। देखिए बहुत सिंपल है, पहला आवर्त सारणी में आपको अंतर लिखना है, एंड सेकंड आपको आवर्त यहाँ पे लिखना है आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में। तो देखिए पहले तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना होगा क्या, तो पहले आप लोग इतना लिखेंगे, मेंडलीव के आवर्त सारणी तथा आधुनिक सारणी में निम्नलिखित अंतर हैं। तो पहला हम लोग चलेंगे आवर्त सारणी से। तो देखिए पहला है आवर्त सारणी से, इसमें भी बहुत सारा पॉइंट है, पॉइंट आपको बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे। देखिए मेंडलीव के आवर्त सारणी जो है, इसमें पहला जो होगा ना, यह होगा इस तत्व के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित होता है। इसमें जो तत्व होता है ना वह परमाणु द्रव्यमान पर क्या होता है, आधारित रहता है, यानी कि आश्रित रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। एंड सेकंड पॉइंट होगा, इसमें अक्रिय गैसों का कोई स्थान नहीं होता है। इसमें जो होता है ना अक्रिय गैस, इसका कोई स्थान ही नहीं होता है। किसमें, आप लोग नोट करेंगे, आवर्त सारणी में, मेंडलीव के आवर्त में। एंड थर्ड होगा, इस समय कई दोष हैं, इस समय कई दोष होते हैं। एंड फोर्थ यानी 4वां होगा, इस आवर्त सारणी को छोटा रूप होता है, इस आवर्त सारणी का छोटा रूप होता है, आप लोग याद रखेंगे। एंड 5वां पॉइंट जो होगा ना मेंडलीव का आवर्त सारणी, ये होगा, इस समय उप समूह ए तथा बी एक ही वर्ग के अंतर्गत हैं। इस समय क्या होते हैं कि समूह ए के वर्ग एंड समूह बी के वर्ग एक ही अंतर्गत वर्ग अंतराल में स्थित होते हैं। तो क्लियर हो गया आप लोगों का ये आवर्त सारणी। क्वेश्चन
एक मतलब इसमें और है, हमने क्या देखा, हमने अभी अंतर देखा है आवर्त मेंड्रिप के आवर्त सारणी में, एंड अभी देखना है मेंड्रिप के आवर्त वर्ग सारणी में। तो देखिए अगर आप लोग एग्जाम में लिखना चाहो ना तो इस प्रकार से आप लोग लिखना, पॉइंट 1 देकर इधर मेंड्रिप का आवर्त सारणी, इधर देखना है आप लोगों को पॉइंट 1 देकर के आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। लेकिन मैं इस प्रकार से आपको समझा रहा हूँ। तो पहला ये क्लियर हो चुका है आप लोगों का। एंड आइए आप देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें बहुत छोटा सा पॉइंट है, ये बहुत छोटा पॉइंट है। पॉइंट क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी। तो पहला पॉइंट होगा इस तत्व के परमाणु संख्या पर आधारित होता है। उसमें हमने क्या देखा, उसमें देखा मेंड्रिप के आवर्त सारणी में वो तत्व के परमाणु संख्या पर आधारित नहीं होता है, लेकिन यह जो ना तत्व के परमाणु संख्या पर आधारित होता है, यानी आश्रित होता है। एंड ये 2 नंबर जो होगा ना, इसमें अक्रिया गैसों को 18 वर्गों में, अब 18वें समूह में रखा गया है। आप लोग याद रखेंगे आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी के जो अक्रिया गैस है उनको किस में रखा गया है, तो 18वें समूह में रखा गया है, ठीक है। लेकिन उसमें किसी में नहीं रखा गया है, किसमें, तो मेंड्रिप के आवर्त सारणी में। एंड आइए और भी कुछ पॉइंट हम लोग देखेंगे, 5 अंतर दिखना होता है। इसमें मेंड्रिप के आवर्त सारणी के लगभग सभी दोष दूर हो जाते हैं, दूर हो गए हैं। तो ये थर्ड पॉइंट है। एंड फोर्थ पॉइंट है, यह आवर्त सारणी का बड़ा रूप होता है, वो आवर्त सारणी का छोटा रूप होता था। आपने समझ लिया। एंड देखिए इसमें क्या होगा, इस समय ऊपर उसमें उप था, लेकिन इसमें ऊपर हो गया, ऊपर समूह ए तथा बी को अलग अलग समूह में रखा गया है, लेकिन उसमें अलग अलग समूह में रखा गया था, किसमें, उप में सिर्फ, ठीक है, इसमें ऊपर में। तो यही अंतर था। कितना नंबर क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन आपको बता दें, ये था 5 नंबर, यही अंतर था। इतना ये अंतर आप लोग लिखते हो ना तो लगभग 5 नंबर के लिए प्रश्न आपके पेपर में आएगा। ये 5 नंबर के लिए अगर आप लोग इसको याद कर लेते हो तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए दे देता हूँ। यहाँ तक आप लोग ले लो, उसके बाद यहाँ से आप लोग ले लो, यहाँ से। एंड आइए छोटा सा ये भाग है, इसको भी आप लोग ले लो। तो आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आइए देखिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत मोटर के सिद्धांत को बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन और पेपर में एकदम आएगा। तो देखिए आंसर होगा, जब धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह कुंडली एक वर्ण आघूर्ण का अनुभव करती है। इसके परिणाम स्वरूप कुंडली घूर्णन करती है। इसे ही विद्युत मोटर का सिद्धांत कहते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये लगभग 2 नंबर के लिए आपके पेपर में आएगा। तो देखिए विद्युत मोटर के सिद्धांत को बताना है। तो देखिए क्या होगा, जब धारा चलता है ना, मान लिया जब नदी है ये एक प्रकार से, अब इसमें धारा चल रहा है, इस प्रकार से धारा चल रहा है, तो इसमें अगर ये धारा जो चल रहा है ना, तो इसमें क्या करेगा, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में अगर रखा जाए, इसमें इसके बीच में अगर चुंबक को रख दिया जाए तो क्या होगा, वह कुंडली एक वर्ण आघूर्ण का अनुभव करेगी। यानी कि धारा आ रहा है, अगर इसमें पत्थर एक रखा गया है तो पत्थर क्या होगा, इधर से उधर डोलने लगेगा। पत्थर यानी कि ये नहीं कि बड़ा पत्थर रख देंगे तो वो पानी के अंदर जाएगा। कुछ मान लो ना छोटा सा वस्तु, एक बॉल ही रख दे, तो धारा के कारण या बॉल इधर से इधर क्या होगा, घसकने लगेगा। इस प्रकार से समझिएगा, बॉल जो है ना इधर से इधर भागने लगेगा ना, बस वही यहाँ पर अनुभव करेगी या अनुभव करती है। इसके परिणाम स्वरूप कुंडली घूर्णन करती है, यानी कुंडली जो होता है ना ये घूर्णन करने लगती है, घूर्णन कर करके आगे बढ़ जाएगी। ये मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको समझा रहा हूँ। इसे ही विद्युत मोटर का सिद्धांत कहते हैं। तो बहुत सिंपल प्रोसेस था, बहुत सिंपल था आंसर। ये आप लोग याद कर लें और समझ में शायद आ गया होगा, आप लोग नोट कर लेना अगर आप लोगों को याद नहीं हुआ होगा तो आइए अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, बहुत भिभिया क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा ना एकदम चुन चुन के क्वेश्चन लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है, नाभिकीय रिएक्टर से आप क्या समझते हैं। नाभिकीय रिएक्टर जो है ना, इसे आप लोग क्या समझते हैं। तो बहुत सिंपल आंसर होगा, वह संयंत्र जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु रिएक्टर या फिर नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सा आंसर होगा, बहुत ईजी है। देखिए नाभिकीय रिएक्टर किसे कहेंगे, तो वह संयंत्र जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को क्या किया जाता है, उसको नाभिकीय ऊर्जा को उष्मा, ठीक है, उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे ही उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होगा तो वह विद्युत ऊर्जा जो है ना, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे ही हम लोग नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे, वह क्या होगा, उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे तो वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगा। तो परमाणु रिएक्टर या फिर, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए परमाणु रिएक्टर भी कह सकते हैं या फिर नाभिकीय रिएक्टर भी कहते हैं। तो बहुत सिंपल था और 2 नंबर में ये समझिए आपके पेपर में आ ही गए, आप लोग नोट करके रखें, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 8 नंबर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको देखिए पेपर में हर एक साल आता है, अम्ल तथा क्षार में अंतर बताइए। और देखिए पिछले साल 2022 की बात करें तो उसमें लगभग यह 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया था। वहीं बात करें हम लोग 2021 की, तो उसमें जो है ना यह कितने नंबर के लिए पूछा गया था, तो यह लगभग 5 नंबर के लिए पूछा गया था। मतलब कि अब क्या 2022 में जब 2 नंबर के लिए पूछा गया था तो निश्चित रूप से 1 साल का अंतर है, तो 5 नंबर के लिए आपके पेपर में आ रहा है। तो आप
लोग याद करेंगे मेरे साथ, बहुत सिंपल से मैं आपको समझाऊंगा बहुत ईजी तरीके से। तो देखिए अम्ल तथा क्षार में अंतर क्या होगा, तो देखिए इस प्रकार से पहले लिखना है, अम्ल तथा क्षारक में निम्नलिखित अंतर हैं। तो हम लोग अम्ल से चलेंगे पहला। तो देखिए अम्ल में क्या अंतर होगा, बहुत सिंपल है, आप लोगों को याद भी शायद होगा, इसका स्वाद खट्टा होता है पहला। दूसरा लिखिएगा, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। एंड तीसरा होगा, यह जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयरन यानी कि H+ आयरन देता है। ठीक है ना, आप लोग याद रखेंगे, या जल में विलय होकर यानी जल में घुल करके जो है ना हाइड्रोजन प्लस देते हैं, हाइड्रोजन आयन देता है। एंड चौथा होगा, इसका पीएच मान लगभग 7 से कम होता है। याद रखेंगे अम्ल में जो होगा ना इसका पीएच मान 7 से कम होता है अम्ल में। एंड आइए लास्ट होगा, यह क्षारक को उदासीन कर देता है, यह क्षारक को अम्ल जो है ना अम्ल क्षारक को उदासीन कर देता है। तो हमने क्या देखा, हमने सिर्फ यहाँ पर अभी देखा अम्ल का हमने देखा अंतर। अब ये हम लोग देखेंगे किसमें, तो क्षार में अंतर देखेंगे। तो क्षार में अंतर क्या क्या होगा, तो देखिए यहाँ से बहुत सिंपल से समझिएगा क्षार क्या है। तो देखिए इसका पहला पॉइंट लिखिएगा, इसका स्वाद कड़वा तथा तीखा होता है, इसका स्वाद कड़वा तथा तीखा होता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। एंड देखिए यह जो क्षार होता है ना, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, लेकिन वहाँ पर अम्ल जो है ना वह नीला लिटमस पत्र को लाल करता था, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर लाल जो है ना वह नीला कर देता है। ठीक है, तो आगे समझिएगा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है, यह जल में विलय होकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- देता है। वहाँ पर हाइड्रोजन प्लस देता था, हाइड्रोजन आयन देता था, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। एंड चौथा पॉइंट होगा, इसका पीएच मान 7 से कम होता है, लेकिन अम्ल में पीएच मान जो था ना उसका 7 से अधिक, यहाँ पर अधिक हो रहा है, वहाँ पर कम था। ठीक है, तो देखिए ये रहेगा पाँचवा, यह अम्ल को उदासीन कर देता है, लेकिन अम्ल को यह उदासीन करता है क्षार, लेकिन अम्ल भी क्षार को उदासीन कर देता था। तो बहुत सिंपल सा अंतर था, ये आप लोग देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं बहुत इजी से। देखिए आप लोगों को बता दूं कैसे आपको अंतर लिखना है। तो अंतर क्या लिखेंगे, अम्ल एक साइड लिखेंगे, इस प्रकार से लकीर खींचेंगे, इस प्रकार से आप लोग पॉइंट दे देंगे। तो देखिए अम्ल में पहला पॉइंट ये लिखना है आपको, ये वाला। एंड क्षार में क्या पॉइंट लिखना है, पॉइंट नंबर ये वाला आपको लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा तो 5 नंबर आपको फिक्स मिलेगा। ठीक है, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा, बट आप लोग इसको याद करते चले हमारे साथ। तो हमने क्या देखा, 8 नंबर क्वेश्चन को देख लिया। एंड आइए 9 नंबर को देखते हैं, बहुत VVI क्वेश्चन ये भी रहने वाला है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। 9 नंबर रहेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो जो है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस, ध्यानपूर्वक समझिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखें तथा यह जिप्सम से कैसे बनाया जाता है। देखिए बहुत सिंपल है, सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आप लोग लिखें। तो देखिए प्लास्टर आंसर होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो है ना ये होता है CaSO4 × 1/2 H2O होता है। और उसके बाद लिखा क्या जा रहा है यहाँ पर, जिप्सम कैसे बनता है ये लिखना है। तो बहुत सिंपल से लिखेंगे, जिप्सम को इस्पात के बर्तन में लगभग 373 केल्विन ताप पर क्या किया जाता है, गर्म करके 2/3 यानी कि 3/2 के अणु में क्या किया जाता है, यानी कि तिहाई भाग कर सकते हैं। एक का अगर हम लोग भाग करें तिहाई तो क्या होता है 3/2, यानी कि 3 कोना कर सकते हैं, 3 कोना। ठीक है, तो 3 कोना में क्या किया जाता है, अणु त्याग कर देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। मतलब एक कोना से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। तो बहुत सिंपल था ये आंसर, और सीधे पेपर में, ये आपके पेपर में सीधे एकदम आता है। बहुत VVI है, आप लोगों को मैं कहूँगा याद ही आप लोग इसको कर लें, उतना ही फायदा रहेगा मेरे अनुसार, क्योंकि बहुत VVI क्वेश्चन या आपके पेपर की दृष्टि से है, आपके एग्जाम की दृष्टि से। और 2 नंबर के लिए लगभग यह पूछा जाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में भी आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा जा सकता है। तो इतना आप लोग सिर्फ लिखिएगा। ठीक है, लिखना नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव में टिक मारना है। ठीक है, ऑप्शन दिया जाएगा। तो आइए अगली क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एंड VVI है, जो सिंपल है वही VVI है। तो देखिए अगली क्वेश्चन रहने वाला है क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। काफी VVI है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो आंसर लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप जल तथा लवण बनाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और आप लोग समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए आप लोग याद रखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार के अभिक्रिया होता है, मतलब अम्ल एंड क्षार का अभिक्रिया करके
अभिक्रिया करके रिएक्शन करके क्या होता है, इसे इसका रिएक्शन करके एक जल तथा लवण बना देता है, जल तथा लवण हो जाता है, बनाता है। बस उसी को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसा कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, एग्जाम्पल है HCl प्लस NaOH, जो इसका रिएक्शन होगा ये बनेगा NaCl प्लस H2O। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएं। एंड आपको मैं ये टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप हर जगह दे दूंगा, तो आप लोग देखते रहें, आप लोग पूरा देखें वीडियो एंड स्क्रीनशॉट चाहे तो मार सकते हैं, ठीक है। और आप लोग कंजूसी ना करें लाइक करने में, ठीक है, लाइक आप लोग जरूर करते चले। तो आइए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एंड सब्सक्राइब भी आप लोग करें, जितना हो सके ना आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि लगभग देखा जाए तो 90 डेज आपका बचा है, सॉरी 90 डेज तो नहीं बचा है ना, 12th वाले का 90 डेज बचा है, बस आप लोगों का लगभग देखा जाए तो 75 से 73 दिन आपका बचा है। तो इसी दिनों में मैं आपको तैयारी करवा दूंगा लगभग 450, ये फर्स्ट क्लास है हमारे क्रैश कोर्स का। तो आप लोग पूरा देखें, कंटिन्यू देखें और अंत तक आप लोग देखें इस वीडियो को। तो आइए आप लोगों से जितना हो सके ना आप लोग शेयर करना अपने फ्रेंड में, उनको बताना कि यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा नोट्स भी मिलता है आप लोगों को, जैसा मिल भी चुका है। अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो ना, तो आप लोग इस नंबर पे एक बार जरूर कॉन्टैक्ट कर लेना, 696, मैं आपको बता दूँ 96 98 095, इस पर आप लोग मैसेज जरूर कर देना, सिर्फ यस सर करके आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। एंड आपको 100+ नोट्स फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। एंड क्लास जो खत्म होगा उसका भी आपको PDF डेली मिलेगा हमारे फ्री क्लास में, ठीक है। और ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आप लोगों को जैसा कि पता ही है टेलीग्राम पे 1 PM में होता है, दोपहर में, तो आप लोग उसको भी जरूर दिया करें। तो आइए 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आशा करें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करते चले वीडियो को, ठीक है। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। तो पहला तो याद रखेंगे, आप लोग लिखेंगे कैसे, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। तो पहला नियम जो है ना, पहला नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो है ना, आपतन कोण I होता है, ठीक है। परावर्तन कोण क्या होता है, R होता है, ये दोनों बराबर होता है। तो बस इतना था पहला। और आइए दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा जो नियम होता है जैसा कि मैंने आपको बता दिया ये, ठीक है। तो देखिए ये होगा दूसरा जो पॉइंट है, आपतित किरण परावर्तित किरण, ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब जो होता है तीनों एक ही समतल में होता है। मतलब कि आपतित किरण क्या होगा, सबसे पहले एक आप लोग इस प्रकार से लंब बना लेंगे, लंब बना लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक लकीर इस प्रकार से ले लेंगे। देखिए आपतित किरण ये है, तो इधर से आपतित किरण आएगा, तो इधर से क्या होगा, आपतन बिंदु जाएगा, इधर से आपतित हुआ है तो इधर से परावर्तित होगा, इस प्रकार से, सॉरी इस प्रकार से, चलिए इस प्रकार से यहाँ से गुजर जाएगा, इस प्रकार से, चलिए हाँ इस प्रकार से गुजर जाएगा। तो इस बीच में जो लंब डाला गया ना, इसी को हम लोग समतल करते हैं। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ये I हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब लिखना, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख देना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी VBI है, पेपर में 100% आता है, स्क्रीनशॉट आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन क्या है, तो 12 नंबर है और सभी क्वेश्चन VBI चुन कर मैं लाया हूँ क्वेश्चन, ठीक है, आपके लिए। तो 12 नंबर आने वाला है, उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो बहुत सिंपल से लिखिएगा, किसी सजीव के शरीर के अंदर उपस्थित अनावश्यक पदार्थ उसके शरीर में विभिन्न भागों द्वारा बाहर निकलने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मतलब कि बहुत सिंपल सा बात है कि जैसे कि आप लोग खाना खाते हो ना, भोजन ग्रहण करते हो, भोजन ग्रहण करने के बाद आपका जो भोजन होता है ना, वह क्या होता है, वह निकलता है, मतलब वह जो निकलता है भोजन, ये आप लोग कर सकते हो श्वसन क्रिया के द्वारा। तो वो श्वसन क्रिया ही, मान लो सांस ही जैसे लेते हो, तो आपने हवा लिया, मान लो, चलो वो सब छोड़ो, खाने पीने की बात वो सब अलग हो जाता है। जैसे मान लो आपने हवा का भी सांस लिया, तो फिर आप लोग छोड़ोगे ना, तो यही होता है सजीव के शरीर के अंदर जो उपस्थित अनावश्यक पदार्थ होता है उसके शरीर से विभिन्न भागों द्वारा बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। जैसे कि चलिए एग्जाम्पल भी लिखा है, मूत्र हो गया, यहाँ पर देखिए मल हो गया, मूत्र हो गया, मल मतलब क्या होगा, वही सब हो जाता है वगैरह खाने पीने के बाद जो निकलता है। एंड मूत्र आप लोग समझ ही जाते हो, पसीना जो गर्मी के समय में निकलता है, बट अभी तो नहीं निकलता है ना, अभी तो ठंड आ गया, आप लोग रजाई ओढ़ करके सोते होंगे, सही बात है ना। तो यही सब ETC होता है। तो बहुत सिंपल सा था, इतना आंसर आप लोग लिखोगे ना पेपर में, सीधे के सीधे आपको नंबर दे देगा, ठीक है। किसी को भी याद रहेगा कि शरीर से जो बेकार वस्तुएं निकलती है, बेकार पदार्थ निकलती है, उसी को उत्सर्जन कहते हैं। बस इतना भी लिखिएगा, काफ़ी है, VBI है, ठीक है, बस मिल जाएगा आपको नंबर। एंड आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि आपके पेपर में, तो बहुत सिंपल सा रहेगा, धोबन सोडा और बेकिंग सोडा के 2 उपयोग को लिखिए। बहुत सिंपल है, धोबन सोडा एंड बेकिंग सोडा के 2 उपयोग को लिखें, और काफ़ी VBI होता है, सीधे पेपर में ये सब आते रहता है एग्जाम में, ठीक है। तो लिखिएगा क्या, धोबन सोडा और बेकिंग सोडा 2 उपयोग निम्नलिखित है। पहला उपयोग लिखिएगा क्या, धोबन सोडा, इस प्रकार से लिख करके धोबन सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, तो पहले धोबन सोडा में लिखना है, फिर बेकिंग सोडा में। तो धोबन सोडा जो है ना, यह होता है Na2CO3। तो यह पहला लिखिएगा, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में उपयोग किया जाता है धोबन सोडा को। जल की अस्थायी जो कठोरता होता है ना,
उसको दूर करने में ध्रुवन सोडा का उपयोग होता है। एंड आइए इसका दोमा भाग देखिएगा। घरों की साफ सफाई में भी ध्रुवन सोडा का उपयोग किया जाता है, ठीक है, घरों की साफ सफाई में भी ध्रुवन सोडा का उपयोग किया जाता है। तो आइए हम लोग आप देखेंगे क्या, तो इसी का आंसर एक और है बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला आप लोग याद करके रखिएगा, HACHAHCO3, तो ये होता है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग होता है बेकिंग सोडा का। एंड सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में भी उपयोग किया जाता है, ठीक है, अग्निशामक यंत्र यानी कि आग बुझाने में। तो बहुत सिंपल सा था, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चले, यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट एंड यहाँ से भी आप लोग ले लें, बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत आराम से आप लोग एग्जाम में लिख दोगे, अच्छा नंबर से आप लोग पास करोगे, बस मेरे साथ जुड़े रहो जितना हो सके, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है, खनिज और अयस्क को परिभाषित करें, खनिज को एंड अयस्क को आप लोग परिभाषित करें। तो कैसे करेंगे, खनिज और अयस्क का परिभाषा निम्नलिखित है, पहले ये पॉइंट आप लोग जरूर लिखा करें हर क्वेश्चन में। तो देखिए खनिज पहले हमें देखना है, पहले खनिज, तो खनिज एंड उसके बाद हमें अयस्क देखना है, तो अयस्क ये होगा। तो खनिज क्या होता है, भूपट्टी, ठीक है ना, भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहते हैं। भूपट्टी का मतलब क्या हो गया, बहुत सिंपल सी है, परिभाषा समझिएगा। भूपट्टी का अर्थ हो जाता है क्या, तो ये होता है जैसे कि पुराने जो खंडर होते हैं, घाट वगैरह, पहाड़ी इलाका, वहाँ पर जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं एंड यौगिक होते हैं उसी को खनिज कहते हैं। एंड आप लोग देखेंगे ये अयस्क क्या है, तो वो खनिज जिससे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त किया जाता है, उसे अयस्क कहते हैं। मतलब देखिए समझ लीजिए, खनिज तत्व, खनिज क्या होगा, तो खनिज आप लोग समझ सकते हो हीरा, हीरा जो ना खनिज है, खनिज हीरा को आप लोग आसानी से नहीं किन पाओगे, बहुत महंगा होता है, लाखों करोड़ों में बिकता है, लेकिन ये कहीं कहीं पाया जाता है। तो जो पाया जाता है वो भाग्यशाली लोग होंगे, लेकिन वहाँ पर सरकारी ऑफिसर्स का कब्जा होता होगा, तो वहाँ मिलता होगा। एंड अयस्क जो है ना, इसको आप लोग आसानी से ले सकते हो, जैसे कि आप लोग खरीद सकते हो क्या, तो एक फ़ोन भी खरीद सकते हो कम खर्च में, आप खाने के लिए एक बिस्कुट खरीद सकते हो, यही सब उदाहरण के जरिए मैंने आपको बता दिया खरीद। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट मार लो 14 का। तो देखिए 15 नंबर तो और छोटा सा क्वेश्चन रहने वाला है, आगे थोड़ी ना है, चलिए आगे भी थोड़ा सा है। तो 15 नंबर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। हरे पौधे को उत्पाद क्यों कहते हैं, आपने पढ़ा था फर्स्ट क्वेश्चन में हरे पौधे के बारे में, तो हरे पौधे को उत्पाद क्यों कहा जाता है। तो आंसर लिखिएगा, हरे पेड़ पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वो क्या करता है, अपने भोजन तथा दूसरे जीवों के लिए क्या करता है, तो दूसरे जीवों के लिए भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है, इसीलिए हरे पौधे को उत्पादक कहा जाता है। बहुत सिंपल सा बात है, हरे पौधे को उत्पाद क्यों कहा जाता है, तो कहा जाता है इसलिए क्योंकि हरे पौधे जो है ना क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रकाश की ऊर्जा को मिला करके जो है ना वह क्या बनाता है, भोजन का निर्माण करता है, और उसी निर्माण से क्या करता है, फल उगता है। अगर मान लो अमरूद का पेड़ है तो उसमें अमरूद फड़ा, तो वो पहले अपना भोजन किया, उसी के कारण वो उसके पेड़ में बीज आया, तो वह दूसरे के लिए, दूसरे सजीवों के लिए भी भोजन का जो है ना निर्माण कर देता है, तो उसी को उत्पाद, इसीलिए उसको उत्पादक भी कहा जाता है। तो आप लोग तो करते नहीं हो, आप लोग खुद खाते होंगे। अगर मान लो आप लोग कोचिंग जाते हो तो क्या आप लोग अगर जलेबी कभी खरीदते हो, ठीक है, आप लोग यार बता रहे हैं, बहुत सिंपल सी, थोड़ी सी मस्ती भी होनी चाहिए। अगर आप लोग जलेबी, ठीक है ना, अगर आप लोग जलेबी कभी खरीदते हो तो क्या अपने फ्रेंड में मिलजुल कर खाते हो, आप लोग जरूर बताएं, ये कमेंट बहुत करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मान लो फ्रेंड में तो आप लोग खिलाते हो, अगर कोई दूसरा मांग ले तो क्या आप लोग देते हो, क्या उससे कूट देते हो, यानी मारते भी हो, ये आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। तो आइए 15 नंबर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत सिंपल सा था, ये सब मैंने आपको समझा दिया एकदम एग्जाम्पल के जरिए। तो देखिए इसी प्रकार से मस्ती में मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत सिंपल से अंतर समझ में आएगा। तो देखिए 16 नंबर आने वाला है लैंगिक, ठीक है ना, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। तो याद रखेंगे लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में निम्नलिखित अंतर है, इस प्रकार से लिखेंगे। एंड पहला लिखेंगे लैंगिक जनन, फिर बाद में हम लोग अलैंगिक जनन देखेंगे। तो लैंगिक जनन में पहला अंतर होगा, इसमें 2 जनक भाग होते हैं, इसमें 2 जनक भाग होते हैं। लैंगिक जनन में 2 जनक भाग होते हैं, मतलब कि एक स्त्री एंड पुरुष मिलकर के जनन करता है, यानी बच्चे को निर्माण करता है। एंड दूसरा होगा, इसमें केवल अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री का मतलब क्या होगा, महिला से ही बच्चा उत्पन्न होता है, ठीक है। तो चौथा रहने वाला है, इसमें युग्मनज से नए जीव का विकास होता है। युग्मनज के मतलब क्या होता है कि मनुष्यों में जो युग्मनज पाया जाता है वह स्त्री में जाता है, तो उससे बच्चे का निर्माण होता है, ठीक है। एंड चौथा रहने वाला है, केवल बीज वाले पौधे में ही लैंगिक जनन होता है, मतलब जिसमें बीज होगा, यानी कि पपीता में अगर बीज है तभी वह हो सकता है, मतलब बच्चे का निर्माण करेगा। अगर पुरुष में ही मान लो बीज रहेगा तभी वह बच्चे का निर्माण करेगा। तो बहुत सिंपल है, ये आप समझ लिया कि क्या, तो लैंगिक जनन, ठीक है। एंड आइए अलैंगिक जनन देखते हैं, इसमें उसका उल्टा होगा, बहुत सिंपल है। इसमें केवल एक ही जनन भाग
भाग लेता है उसमें 2 जनन लेता था। एंड दूसरा होगा इसमें एक सूत्री तथा और सूत्री विभाजन होता है, मतलब उसमें महिला एंड पुरुष मिलकर भाग लेते हैं, लेकिन इसमें कोई नहीं, सिर्फ एक ही लिया जाता है, जैसे कि पपीता एग्जाम्पल के चलिए। एंड तीसरा होगा इस समय पैटरक कोशिकाएं नए जीव का विकास होता है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। एंड पांचवा होगा बिना बीज वाले पौधे जैसे कि गुलाब, केला, अंगूर वाले पौधों में अलैंगिक जनन होता है। आपसे एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है कि अलैंगिक जनन का उदाहरण क्या है, तो आपको ऑप्शन में दे दिया जाए, मान लीजिए गुलाब, तो आप लोग गुलाब में टिक मारेंगे, केला देगा तो केला में मारेंगे, अंगूर में देगा तो अंगूर में मार लेंगे। तो ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनता है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एंड आइए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या पूछा जा रहा है। विद्युत जनरेटर के सिद्धांत को लिखिए। बहुत बीबीआई होता है, सीधे पेपर में ये सब छपेगा, ठीक है। बोला जा रहा है विद्युत जनरेटर के सिद्धांत को लिखिए, तो आंसर क्या होगा, विद्युत जनरेटर विद्युत ऊर्जा, ठीक है। चलिए फिर से समझाते हैं आपको क्या आंसर होगा। देखिए विद्युत जनरेटर जो होता है ना, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। जब तक विद्युत जनरेटर नहीं होगा तब तक विद्युत चुंबकीय प्रेरण नहीं होगा, यह आधारित होता है उन दोनों पे, ठीक है। उसके बाद विद्युत जनरेटर द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के लिए चुंबक क्षेत्र में चालक का घूर्णन किया जाता है। घूर्णन मैंने आपको बताया था धारावाही इस प्रकार से, तो घूर्णन का निर्माण किया जाता है, घूर्णन के निर्माण के लिए यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो बस इतना ही था, बहुत सिंपल है, आप लोग याद रखेंगे। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन में बताया था इसके बारे में, तो बहुत इजी से आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चलें। एंड आइए आप देखते हैं हम लोग अवतल तथा 18 नंबर अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो इस प्रकार से लिखिएगा। मैं यहाँ पर बनाया हूँ पीडीएफ में, तो उस प्रकार से नहीं बना, इस प्रकार से अवतल एंड उत्तर आप लोग लिख देंगे। और आपको क्या लिखना है, उत्तर इस प्रकार से, एंड आप लोग इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट इसका लिखेंगे, एंड अवतल उत्तल का जो फर्स्ट पॉइंट होगा इसके सामने लिखेंगे, एंड सेकंड में इस प्रकार से, एंड यहाँ पर भी सेकंड इस प्रकार से, जैसे कि ये लिखेंगे। एंड उत्तर का जो होगा यहाँ पे आपको पहला लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, लेकिन मैं जिस प्रकार से समझा रहा हूँ इस प्रकार से आप लोग समझे। तो देखिए अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। पहला क्या होगा, तो पहला होगा इसका परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा हुआ होता है अवतल का, याद रखेंगे आप लोग। एंड देखिए अवतल दर्पण का फोकस दूरी वास्तविक होता है, लेकिन उत्तल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। देखिए यहीं से समझा दे, देखिए इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, एंड उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह क्या होता है, उभरा हुआ रहता है। आप लोग यहीं से याद कर लोगे। देखिए इसका यह वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, लेकिन वह केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण, ठीक है, याद रखेंगे। एंड देखिए पांचवा पॉइंट तीसरा पॉइंट होगा, इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं और उसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं उत्तल दर्पण को। एंड यह ऋणात्मक होते हैं, वह और ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। तो देखिए आप उत्तल दर्पण में भी हम लोग आएंगे, तो आप उत्तल दर्पण देख लीजिए। तो उत्तल दर्पण में अंतर जो होगा ना, इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, मैंने बताया। एंड इस उत्तर दर्पण का फोकस दूरी काल्पनिक होता है, उसका वास्तविक होता है। किसमें, तो उत्तर में मैंने अभी बताया आपको। एंड तीसरा होगा यह केवल काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है, वह काल्पनिक एंड वास्तविक दोनों का निर्माण करता था। कौन, तो अवतल दर्पण। एंड उसे हम लोग अपसारी लेंस कहते थे, इससे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। एंड यह धनात्मक होता है, वह ऋणात्मक होता था। तो बहुत सिंपल से था, इस प्रकार से आप लोग लिखोगे ना, सीधे यह सब पेपर में आते रहता है। स्क्रीनशॉट लेते चले आप लोग जितना हो सके। और 2 नंबर तो कोई काटेगा नहीं। 2 नंबर के लिए क्या बताऊंगा, अगर आप लोग देखिए कितना पॉइंट लिख दीजिएगा, दो पॉइंट अगर लिखते हैं ना आप लोग एग्जाम में, तो 2 नंबर के लिए रहेगा। एंड अगर 5 नंबर में अगर आपसे पूछा जाए यह क्वेश्चन 19 नंबर, तो आप 5 नंबर के लिए अगर पूछा जाए तो आप लोग 5 पॉइंट को लिख दोगे, 5 नंबर आपको फिक्स दे देगा, कोई इसमें चेंजेस नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप लोग देखते चले, एंड ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना अपने दोस्तों में शेयर करते जाइएगा। एंड वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, उनको बोलिए सब्सक्राइब सभी लोग करें, ठीक है। तो 20 नंबर रहेगा विषम पोषी पोषण क्या है। विषम पोषी पोषण क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग जान लेंगे कि विषम पोषी पोषण क्या होता है। विषम पोषी पोषण क्या है, तो विषम पोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी अन्य स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, उसे हम लोग विषम पोषी पोषण कहते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, मान लो कि अभी आप लोग घर में क्या होते हो, घर में अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो अभी आप लोग खुद खाना तो बनाते नहीं होंगे, मैं भी नहीं बनाता, तो मम्मी घर में बनाती है तो हम लोग खा लेते हैं खाना, ठीक है। तो वही होगा दूसरे पर आश्रित होना, तो वही आप लोग याद रखेंगे। विषम पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें अपना भोजन हम खुद नहीं बना करके, स्वयं संश्लेषित ना करके किसी अन्य स्रोत यानी किसी और पर निर्भर रहकर रहते हैं, तो उसी को हम लोग विषम पोषी अवशोषण कहेंगे। क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे उसे बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, उसे कहेंगे विषम पोषी अवशोषण, ठीक है। तो आइए इसमें हमें अंदर पूछा गया था, एक और पूछा गया कि कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 2 प्रकार के होते हैं विषम पोषी, ठीक है। यहाँ से देखिएगा
विषम पोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण एंड तीसरा होता है प्राणी सम पोषण। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। एंड आइए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर रहेगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। बहुत सिंपल सा आंसर होगा, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने के फलस्वरूप ऊष्मा ऊर्जा का उत्पन्न होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। मतलब कि ऊष्मा का उत्पन्न यानी कि ऊष्मा का उत्पन्न किया जा रहा है। ठीक है, तो उत्पन्न करने के लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल है कि वह अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसके अगर घटित होता है ना, घटित होने के फलस्वरूप ऊष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन होना, यानी कि प्रकाश जैसे ही आता है, अगर आप लोग पत्थर में पत्थर टकराए तो उससे क्या होता है कि आग चिंगारी निकलता है, तो उसी हुआ कि एक दूसरे के अंदर में टकरा करके अगर ऊष्मा उत्पन्न होता है ना, उसे उत्सर्जन करते हैं। तो उसी प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यही 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट मार ले, ये भी लगभग पेपर में 2 नंबर के लिए एकदम आ ही जाएगा। तो अगली क्वेश्चन चलिए, उदाहरण भी उसमें आप लोग दे दीजिएगा। उदाहरण देना काफी जरूरी होता है। आप लोग उदाहरण दीजिएगा। CH4 प्लस O2, इसका रिएक्शन जब होगा तो ये बनेगा H2O प्लस CO2 और प्लस में ऊर्जा मिल करके। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर, ये क्या पूछा जा रहा है, तो बहुत सिंपल सा होगा, बहुत ईजी तरीके से हम आपको समझाएंगे। तो ये है 22 नंबर, दीर्घ दृष्टि दोष क्या है। दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या है। तो देखिए यहाँ से आंसर होगा, नेत्र गोलक जो है ना, नेत्र गोलक छोटा होने के कारण, आंख बहुत छोटा होता है, नेत्र गोलक छोटा होने के कारण आंख का लेंस नजदीकी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनाता है। मतलब कि आंख हमारी बहुत छोटी होती है, तो वह छोटे छोटे वस्तु को क्या करता है, रेटिना के पीछे बनाता है, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनाती है, इसीलिए आंख नजदीक की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। मतलब कि नजदीक की वस्तु जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं उसे हम लोग नहीं देख पाते हैं, और दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है। दूर की वस्तुओं को क्या कर पाता है, तो साफ साफ देख पाता है, इसीलिए इसे दीर्घ दृष्टि दोष कहा जाता है। याद रखेंगे, बहुत सिंपल है कि नेत्र रेटिना पर देखिए, बहुत सिंपल सी बात होगी, आंसर होगी नेत्र गोलक का छोटा सा एक कारण है, या नजदीकी वस्तुओं को नहीं देख पाता है, और क्योंकि नज़दीक की जो वस्तु होती है ना, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वो रेटिना के पीछे बनता है, और इसीलिए आंख नज़दीकी वस्तुओं को नहीं देख पाता है और दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाता है। तो इसी के कारण हम लोग इसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। तो इतना हो गया। एंड आइए, इसमें हमें पूछा गया कि इसे दीर्घ दृष्टि दूर करने का क्या उपाय है। तो इसे दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, यानी कि दृष्टि दोष को दूर करने के लिए डॉक्टर चश्मे के रूप में एक उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। मतलब याद रखेंगे, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या उपाय है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा एक चश्मा दिया जाता है। तो बस इतना ही लिखना है। लगभग ये 2 नंबर के लिए नहीं, प्रश्न काफी भी आया है, लेकिन यह लगभग 4 नंबर के लिए आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। एंड आइए लास्ट क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। ये रहेगा 53 नंबर, विद्युत आवेश। देखिए, विद्युत आवेश क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए ये आंसर होगा, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। बहुत सिंपल सा होगा, कोई पदार्थ है, उसका गुण, ठीक है ना, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें जो है ना विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। विद्युत होगा उत्पन्न, साथ में चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा, तो उसी को विद्युत आवेश कहते हैं। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक आपको याद रखेंगे, कूलाम्ब होगा। क्या होगा, कूलाम्ब होता है विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक। ये भी आपके पेपर में लगभग ऑब्जेक्टिव के लिए बनता है क्वेश्चन, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, विद्युत आवेश का ऐसा मतलब कूलाम्ब होता है। ठीक है, तो 23 नंबर का भी आप लोग स्क्रीनशॉट मार लेंगे। एंड हम लोग यहीं तक क्वेश्चन देखने वाले थे, काफ़ी वीवीआई था, लगभग हमने 23 क्वेश्चन को देखा पूरा, और लगभग 23 क्वेश्चन में से निश्चित रूप से यह फिजिक्स का लगभग क्वेश्चन था, फिजिक्स का भी था, एंड साथ में क्या केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब का मिला करके यह क्वेश्चन था, पूरे साइंस का। ठीक है, तो काफ़ी वीवीआई था, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आपको हम इसको जो है ना ग्रुप में भी डाल देंगे, इसका PDF जो होगा ग्रुप में आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग नहीं ग्रुप में ज्वाइन किए हैं तो आप लोग ज्वाइन जरूर कर लेंगे। आपको मैं नंबर दे देता हूँ यहाँ पर, आप लोग इस पर यस सर करके सिर्फ मैसेज कीजिएगा। ये देखिए नंबर आपको
आपको शो हो रहा है, आप लोग देख लेंगे, एकदम ध्यान पर स्क्रीनशॉट मार लें या फिर आप लोग नोटबुक में नोट करके सीधे मैसेज कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 6009698095 इस पर आप लोग सिर्फ यस सर करके मैसेज कीजिएगा और आप लोग ग्रुप ज्वाइन ले लीजिएगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग आज फर्स्ट क्लास था क्रैश कोर्स का, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको आप टेलीग्राम पर जो है ना एकदम से ईजी तरीके से ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कीजिए या फिर आप लोग नीचे जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जाते जाते आप लोग जितना हो सके वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे और जितना हो सकेगा आपका जितना भी फ्रेंड है उन सभी में एक बार शेयर जरूर कर देंगे, उनको बता भी देंगे कि यहाँ पर नोट्स मिलता है आपको। मैंने पहले भी बताया 100+ नोट्स मिलता है और कई बच्चों को मिल चुका है, जिनको नहीं मिला आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद में बाय बाय।